नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बहुत लॉजिकल सवाल राहुल गांधी उठाते हैं जब वो कहते हैं कि इस देश को छोड़िए, इस दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में कहीं भी चले जाइए, आपको जो लेबर काम करने वाला मिलता है वो बिहार का ही क्यों होता है? हर जगह बिहारी ही क्यों लेबर का काम कर रहा होता है? बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। एक बड़ा जेन्युइन सवाल उनका ये भी था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया की जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन के लिए हब माना जाता था, वो बिहार में है। आज उसी बिहार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश के कोने कोने में जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, एक हमारे जानकार है, उनका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक दिन कहा था, वो बात बड़ी पते की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो बिहारियों के दम पर चल रही है। क्योंकि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, 60% के आसपास स्टूडेंट बिहार के होते हैं। उसकी वजह यह है कि बिहार में लोगों को बचपन से बच्चे के कान में डाल दिया जाता है कि बेटा या तो कोई डिग्री हासिल करके कोई अच्छी नौकरी कर ले, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। तो उसके पास ऑप्शन तीसरा कोई नहीं होता। और ये आज भी बिहार में चला आ रहा है। इतने साल बाद, 11 साल में बड़ी बड़ी बातें सुन ली। चौथे नंबर की इकॉनमी बन गए हम, तीसरे नंबर की बन जाएंगे, दूसरे की बन जाएंगे, जो भी होगा। लेकिन कभी इस सरकार ने किसी बिहार के युवा से, बिहार के बच्चे से, बिहार के परिवार से पूछा है कि तुम्हारी इकॉनमी कौन से नंबर की है? आज भी चाहे शिक्षा हो, चाहे पर कैपिटा हो, चाहे गरीबी रेखा, हर चीज में बिहार निचले पायदान में इस देश में होता है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाते हैं, क्योंकि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। इसलिए सवाल जब मंच से चुनाव के दौरान राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर पूछता है तो जेन्युइन सवाल है। इसमें राजनीति नहीं है। मेरे हिसाब से कोई निजी वो नहीं है या राजनीतिक फायदा नहीं है जब ये सवाल पूछे जाते हैं। और जरूरी नहीं कि राहुल गांधी, कोई भी सवाल ये पूछ रहा हो। राहुल गांधी की बात में इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए क्योंकि पिछले कितने ही सालों से, 4 दशकों से ऊपर हो गए, कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है। कांग्रेस के पास पावर नहीं है। पहले आरजेडी के पास रही, उसके बाद जेडीयू के पास पावर है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा हक है सवाल पूछने का। अगर कांग्रेस सत्ता में रही होती तो शायद राहुल गांधी को भी ऐसे सवाल पूछने का हक ना होता। लेकिन आज सवाल है। गुजरात में कांग्रेस के पास सवाल पूछने का हक है क्योंकि वहां भी 3 दशक से सत्ता सिर्फ बीजेपी के हाथ में। मध्य प्रदेश में सवाल पूछने का हक है क्योंकि जो सत्ता में है जवाब उसको देने पड़ेंगे। अगर 5 साल के एक टर्म के बाद बदल गई होती, कोई और रहती, तब बात अलग होती है। लेकिन जब आप एक छत्र राज इतने साल से कर रहे हैं और उसके बावजूद 20 साल बाद भी आप वही हिंदू मुसलमान पे, वही कांग्रेस को गाली देने पे, वही भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, तो माशाअल्लाह फिर आपकी झोली खाली है। इसका मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय झूठे वादों के, सिवाय जुमलों के। इसीलिए प्रधानमंत्री डेटा पे बात करते हैं, रील को रोजगार बताते हैं, गृह मंत्री जमीन की कमी को फैक्ट्री ना लगने का कारण बताते हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद है कि आप अभी कल के बने गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं हैं। 11 साल से आप देश चला रहे हैं, 11 साल से इस देश की ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, फिर भी आप ये बातें कर रहे हो। गुजरात, जिसका मॉडल बेच के आप सत्ता में आए थे, वो गुजरात के लिए तो आप सब कुछ देने, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब बारी आती है बिहार की, बिहार जैसे राज्य की, तो उसके हाथ में पकड़ाया जाता है सिर्फ छुन छुना। जब बात आती है पंजाब की, छुन छुना।
वो तो दक्षिण भारत के राज्य अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती केंद्र सरकार पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की, बल्कि केंद्र के पूल में सबसे ज़्यादा पैसा कमा के वो राज्य देते हैं, इसलिए आज भी वो खड़े हैं। वरना दक्षिण के राज्यों का हाल भी इस रजीम में कुछ ऐसा ही होता। तो इसलिए सवाल जब राहुल गांधी पूछे या कांग्रेस पूछे या ऐसी पार्टियां पूछे जो सत्ता से कई सालों से दूर है उस जगह पर, तो उनके सवालों पे तवज्जो मिलना भी लाजिम है और उन सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, ये भी तय है। अमित शाह भी अभी कुछ दिनों पहले लगातार बिहार जा रहे हैं। उन्होंने भी एक बात कही थी कि बिहार में, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को एक चीज़ की तारीफ दूंगा मैं कि उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल कर दी है। वो है बिहारी बनाम गुजराती। जब तेजस्वी कहते हैं ना कि फैक्ट्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। कोई जवाब इसका था नहीं। तो अमित शाह ने कहा था कि बिहार में फैक्ट्रियां बड़ी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ ज़मीन की कमी है। अब इस ज़मीन की कमी का जो लॉजिक अमित शाह ने दिया था, हालांकि हास्यास्पद था, जिसने सुना वो भी हंसा था, लेकिन राहुल गांधी इसको कहीं और जोड़ गए। अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है। कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। अब क्योंकि चुनाव बिहार का था, नीतीश कुमार पे बात करना भी जरूरी था, तो राहुल गांधी ने दरअसल एक बात में ही नीतीश कुमार का पूरा लाग लपेट जो है वो लपेट दिया कि रिमोट कंट्रोल की सरकार बिहार में है। नीतीश सिर्फ मुखौटा है, रिमोट तो बीजेपी के हाथ में, सरकार चल भी वहीं से रही है और अपने हिसाब से वो काम करा रही है। बाकी 20 साल का हिसाब किताब राहुल गांधी ने कहा है कि इस बिहार को पूछना चाहिए नीतीश कुमार से, बीजेपी से, कि अपने 20 साल का हिसाब किताब दो। दोस्तों, बचपन से हम और आप एक शब्द सुनते आए हैं, उस शब्द में को कहते हैं बेइज्जती, कि किसी की बेइज्जती कर दी, किसी की कोई बेइज्जत हो गया, कुछ हो गया, इस तरह का शब्द हमने बचपन से पढ़ा और सुना है। लेकिन आजकल की भाषा में इस बेइज्जती शब्द को एक नया जो है शब्द मिला है बेइज्जती के लिए, जिसको आजकल के नौजवान कहते हैं ट्रोलिंग। जी हाँ, ट्रोलिंग। चलिए हम भी आज इसी शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बेइज्जती शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैं ट्रोलिंग बोलूँ समझ लीजिए मेरा आशय है बेइज्जती से। आज राहुल गांधी का पहला दिन था बिहार चुनाव में और पहले ही दिन प्रचार में तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने 2 सभाएं करी, सकरा में और दरभंगा में शायद। लेकिन पहले ही दिन, पहली ही रैली में राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी के नेता क्यों पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां गायब है, राहुल गांधी चुनाव में कब उतरेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि उनका जो डर है वो कहीं सच ना हो जाए, और राहुल गांधी ने आज वाकई में उनके उस डर को सच साबित कर दिया। राहुल गांधी ने आज जितनी बुरी तरह से प्रधानमंत्री को ट्रोल किया है, मुझे नहीं याद आ रहा कि पिछले 11 साल में किसी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया हो। न सिर्फ मोदी को बल्कि अमित शाह को भी ट्रोल किया। अब ट्रोल शब्द आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि एक गरिमा है तो इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल दूसरे का नहीं कर सकते, पद की गरिमा है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं कि इस देश में एक ही आदमी है जिसमें यह दम है कि जो
मोदी की ऐसी ट्रोलिंग कर सकता है या मोदी शाह की ऐसी ट्रोलिंग कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है। लाख अपनी छाती ठोक ले, लाख बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन चैलेंज करता हूं, चाहे वो ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई हो, राहुल गांधी के अलावा किसी में दम नहीं है कि जो आज मोदी की ट्रोलिंग उन्होंने की है कोई और ऐसी करके दिखा दे। जब राहुल गांधी मंच से ड्रामा करना कहते हैं, ड्रामेबाज कहते हैं मोदी को, और स्टेज पर नाचने वाला तक कह देते हैं कि वोट के लिए स्टेज पर नाचने को भी तैयार हो जाएंगे, इससे ज्यादा तीखा प्रहार कोई क्या करे। कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से एक ही बात, मतलब बिहार में जो, दिल्ली में जो छठ पूजा को लेकर नौटंकी की गई यमुना के तट पर, और जो प्रधानमंत्री ने अल्टीमेटली नहीं की, अगर वो तस्वीरें सामने नहीं आती, इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने इसको एक्सपोज किया। उसके अलावा चुनाव के वक्त जो भी नौटंकी प्रधानमंत्री करते हैं वो हम सबको मालूम है। एक ही लाइन में पूरी उतार के रख दी राहुल गांधी ने। न सिर्फ ये, राहुल गांधी ने तो बहुत सारी चीज़, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे आज राहुल गांधी ने मोदी जी को खरी खोटी ना सुनाई हो। वो याद है आपको, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब बिहार गए थे तो डाटा को लेकर बहुत कुछ कहा था उन्होंने, एक तरह से रील बनाने को रोजगार से जोड़ दिया था। तो उसका भी बड़ा माकूल, बहुत माकूल जवाब राहुल गांधी ने आज पब्लिक के सामने, पब्लिक से सवाल के रूप में दे दिया। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? अब देखिए, बात तो पते की है, बात सच्चाई की है कि अगर आप रील को रोजगार से जोड़ोगे तो फायदा तो किसका होगा? ज़्यादा फ़ायदा उसका होता है जिसका इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंपनी है, और वो कंपनी किसकी है, इसमें कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। दूसरा, लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में बहुत बड़े बड़े रीजनल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेता हैं। ममता बनर्जी, जिसे मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल है, स्टालिन है, मायावती है, अखिलेश हैं, तेजस्वी हैं। इनके सवाल सिर्फ अपने राज्य तक सीमित रहते हैं, इनके सवाल सिर्फ अपनी राजनीति तक सीमित रहते हैं। कभी देश से रिलेटेड ऐसे तीखे सवाल जैसे राहुल गांधी पूछते हैं मोदी और उनकी कंपनी से, कभी नहीं पूछे जाते। यहीं पर जो है वो सत्ताधारी पार्टी को, बीजेपी को एक
सांस लेने की जगह मिल जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स पूछ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेता भी ये सवाल नहीं पूछते, तो इसलिए पूरा हमला भी आप देखोगे सिर्फ राहुल गांधी पे होता है। इसलिए मैंने कहा इस बंदे में दम है। इतना ऑड सिचुएशन होने के बावजूद भी, इतनी परिस्थितियां अपने प्रतिकूल होने के बावजूद ये बंदा दम रखता है, और ना सिर्फ दम रखता है बल्कि उस दम का इजहार भी करता है स्टेज से, जब कहता है कि मोदी पानी कम है। जो भी दिखाया जाता है वो मुखौटा है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। असल हकीकत ये है कि मोदी जी बहुत डरपोक है, और जब मोदी को डरपोक वो कहते हैं तो साथ ही उदाहरण के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं कि मेरे कहने पर मोदी ने या भारत ने और पाकिस्तान ने सीज फायर किया, वो कहते हैं कि डरपोक प्रधानमंत्री का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है, हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। तो आप बताइए, बिहार के चुनाव से लेकर, नीतीश के राज से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, एक छोटे से भाषण में सारी चीज़ों पर बात करना, ना सिर्फ बात करना, तीखे सवाल खड़े करना, यही तो एक राजनेता की निशानी होती है। मैं अभी भी उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो आज भी कहते हैं कि राहुल गांधी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है। अरे भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये एक भाषण आधे घंटे का 20-22 मिनट का राहुल गांधी का भाषण है, इसको आप निकालिए और प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के भाषण को निकालिए, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर मेरे साथ डिबेट में आइए और बताइए कि किसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी में कमी है। एक आदमी 22 मिनट में 22 अलग अलग मुद्दों पर बात करता है और दम से बात करता, सवाल पूछता है, और एक आदमी 1.5 घंटे में अपनी 1.5 अचीवमेंट नहीं बता सकता, फिर कहते हो आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है। दरअसल ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी नहीं है, ये कमी उन लोगों के दिमाग की है जिनके दिमाग में एक बैठ गया है। उन्होंने एक इमेज बना ली है कि मोदी तो पॉलिटिकली सबसे ऊपर है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो अपने दिमाग को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो अपनी सोच, अपने कॉलम, अपनी खबरों से, अपने विश्लेषण से दूसरों पर थोपते हैं, और फिर जब 100 बार एक बात बोली जाती है तो कम से कम 10 लोग तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं उससे। नहीं, राहुल गांधी की ने भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी की है, कांग्रेस को ऊपर ले आए हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस में नए बदलाव ला रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी में थोड़ी कमी है। थू है यार ऐसी पत्रकारिता पर या ऐसे विश्लेषण पर। ये कैसे हो सकता है? जिस बंदे की पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम है, बाकी सब कुछ वो सही कैसे कर सकता है? फिर अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी होती तो अब तक तो कांग्रेस का मटिया मेट हो जाना चाहिए था, डब्बा गोल हो जाना चाहिए था, फिर नीचे जाने की वजह ऊपर कैसे आ रही है? तो थोड़ा दिमाग खोलिए, एक जो दिमाग में इमेज बना रखी है पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेके, उसको बदलिए, खुले दिमाग से सोचिए। जैसा मैंने कहा, दोनों भाषणों को सुनिए और कंपेयर कीजिए, फिर कंपेयर के बाद एक जरा पॉइंटर बनाइए, फिर खुद दिमाग खुल जाएगा। ना खुले तो मेरे जैसे के साथ कभी भी डिबेट में कोई भी चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से बहुत मदद मिलती है, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट से बहुत प्रोत्साहन मिलता है।
अच्छा लगे और तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब फिर तो आपकी ज़्यादती है हमारे साथ। हमारी मेहनत का इतना तो बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।